फ्लैशबैक एंड निकिता आदित्य को सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर आदित्य भी हैरान था। निकिता की आंखों में नमी आ गई थी। वही आदित्य को भी निकिता के लिए बुरा लग रहा था। वो उसे संभालना चाहता था, लेकिन उसने भी पास्ट में सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से निकिता को बहुत हर्ट किया था। निकिता, जब हमने घर छोड़ा तो मम्मा की मदद तुम्हारी मॉम ने की और हम मुंबई आ गए। उस वक्त आंटी का भी अंकल से तलाक हो गया था और तुम अपनी स्टडीज के लिए हॉस्टल में थे। आदित्य उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, तो फिर वो अब तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? और क्या तुमने कभी उन्हें ये सब बताने की कोशिश नहीं की? निकिता, दादी को लगा था कि मम्मा के चले जाने के बाद पापा उन्हें भूल जाएंगे और सीमा जी से शादी कर लेंगे। उस हादसे के बाद वो कभी खुश नहीं रह ही नहीं पाए, जो चीज़ दादी को बहुत बुरी लगती थी। ऐसे ही 8 साल निकल गए। एक दिन डैड हमसे मिलने तुम्हारे घर आए और उन्होंने मम्मा से माफ़ी मांगी। मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन शायद दादी ने उन्हें मरते वक्त ये बता दिया था कि उस दिन गलती मेरी माँ की नहीं थी और मैं उनकी ही असली बेटी हूँ। लेकिन दादी ने उन्हें सीमा जी और भैरव जी के बारे में नहीं बताया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये हमें नहीं पता, लेकिन मॉम ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। उस वक्त उन्हें कैंसर भी था, लेकिन ये बात डैड को नहीं पता थी। वो रोज मॉम और मुझसे माफी मांगने आते थे, लेकिन हमने उनसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। जब उन्हें मॉम की डेथ का पता चला तो वो टूट गए थे। माँ ने सारिका आंटी, आदित्य की मॉम, से वादा लिया था कि वो मुझे हुक्कूम सा से बहुत दूर लेकर जाएगी। इसलिए हॉस्पिटल में हुए ब्लास्ट के बाद आंटी मुझे लेकर दुबई चली गई, जहां पर मैं पहली बार तुमसे मिली थी। डैड को लगा कि मेरी भी मौत हो चुकी है, लेकिन शायद उन्हें इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मैं और सारिका आंटी जिंदा है, और तब से वो हमें ढूंढ रहे हैं। आदित्य, हॉस्पिटल में ब्लास्ट? निकिता, हाँ, जब मॉम का हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहा था उसी दिन वहां पर ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कई डॉक्टर और पेशेंट्स जलकर मर गए थे और हमें तो मॉम की डेड बॉडी भी नहीं मिली थी। ये कहते हुए वो बुरी तरह से रोने लगती हैं। आदित्य उसे अपने सीने से लगा लेता है, जिससे निकिता उसी में सिमटकर रोने लगती है। आज उसने वो सारी बातें आदित्य से शेयर की थी, जो सालों से उसके सीने पर बोझ बनकर पड़ी हुई थी। आदित्य उसके सर पर हाथ फेरते हुए मन में सोचता है, मुझसे भी कितनी बड़ी गलती हो गई। मॉम से इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी और मैंने इसे इतना हर्ट किया। कभी इसके दिल का दर्द जानने की कोशिश ही नहीं की कि इतना कुछ सहा है तुमने। निकिता, लेकिन अब और नहीं, मैं तुम्हें हर कदम पर प्रोटेक्ट करूंगा। ये मेरा तुमसे और खुद से वादा है। ना जाने कब तक निकिता उसके सीने से लगी सिसकती रहती है। कुछ देर के बाद वह आदित्य के सीने में ही सिमटते हुए सो जाती है, जिसे देखकर आदित्य हल्के से मुस्कुराता है और उसके आंसू को अपनी उंगलियों से पोंछकर उसके माथे को चूम लेता है। वो निकिता के फोन से इशिता के फोन पर मैसेज कर देता है कि वह किसी अर्जेंट काम की वजह से ऑफिस जा रही हैं, और खुद उसे गोद में उठाकर अपने विला ले जाता है। वही शर्मा मेंशन, अखिल किसी काम की वजह से बाहर गया हुआ था। घर पर सिर्फ बच्चे और उनके केयर टेकर ही थे। इशिता निकिता का मैसेज देखकर उसे ओके बोल देती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी मम्मा बहुत बिजी रहती है, जिस वजह से वो कई बार रात में भी काम करती है। अगली सुबह निकिता की जब आंखें खुलती है तो वो खुद को किसी और जगह पाकर हैरान हो जाती है और पूरे कमरे को सही से देखने लगती है। निकिता, ये तो आदित्य का रूम है, मैं यहाँ क्या? तभी उसे याद आता है कि रात को वो आदित्य के सीने पर ही सो गई थी। वो उठकर पूरे रूम का जायजा लेने लगती हैं।
पास्ट में वो सिर्फ 3-4 बार ही आदित्य के रूम में आई थी, जिसमें भी आदित्य ने उस पर बहुत गुस्सा किया था, और आज आदित्य खुद ही उसे यहाँ लेकर आया। ये सोचकर निकिता को खुद की किस्मत पर ही हंसी आने लगती है। निकिता, क्या किस्मत पाई है तूने निकिता। एक वक्त था जब तू पूरे हक से इस कमरे में आना चाहती थी, लेकिन आज जब तेरे पास कोई हक नहीं है यहाँ आने का, तब तू इस कमरे के बेड पर सो रही है। वो घूम घूम कर पूरा रूम देखने लगती है। तभी उसकी नज़र पीछे बॉल पर लगी आदत की वजह से फोटो पर जाती है। उसे देखकर ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाते हैं और वह एक तक उसे निहारने लगती है। तभी रूम का गेट नॉक होता है और वाहन से एक मिडल एज औरत अंदर आती है। या राधिका जी थी, आदित्य के विला के केयरटेकर। वो निकिता को बहुत अच्छे से जानते थे और उसे काफी पसंद भी करती थी। निकिता उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, हेलो आंटी, कैसी है आप तो आज भी बहुत खूबसूरत है। राधिका जी की भी आंखें नाम हो जाते हैं और वह उसके बालों को सहलते हुए बोलते है, कितना समय हो गया तुम्हें देखे हुए, तुम भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। राधिका जी, अच्छा बातें बाद में करेंगे, पहले तुम अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ। निकिता हाँ बोलकर अपने रूम में जाती है तो देखती है कि पूरा रूम अभी भी वैसा ही था और उसका रखा हर सामान अपनी जगह पर था। निकिता खुद से ऐसा लग रहा है कि ये रूम कभी खाली ही न हुआ हो। वो अपना कबर्ड खोलती है तो उसमें उसका पुराना सामान और साड़ियाँ रखी थी। डाइवोर्स होने से पहले वो हमेशा साड़ियाँ ही पहनती थी। वो एक लाइट ब्लू कलर की प्लेन साड़ी निकाल लेती है और बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर के बाद आदित्य हॉल में बैठा हुआ बेसब्री से निकिता का इंतजार कर रहा था। उसने एक हाथ में मैगजीन पकड़ी हुई थी और एक हाथ में कॉफी का मग। उसकी नज़र बार बार स्टेयर्स की तरफ ही जा रही थी। तभी उसकी नज़र नीचे आती में निकिता पर पड़ती है, जिसे उसका का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसके मुंह से निकलता है, ब्यूटीफुल। निकिता ने लाइट ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें उसकी पतली कमर साफ दिख रही थी। उसके बाल हल्के हल्के गीले थे और शॉवर लेने की वजह से उसका चेहरा भी ग्लो कर रहा था। आदित्य खुद को कोसते हुआ बोलता है, आदित्य, तुमने पास्ट में इतनी गलतियां कैसे कर ली। पहले भी तो ये ऐसे ही साड़ी पहनकर आती थी, लेकिन तब तो तूने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अब बेशर्मों की तरह ताड़ रहा है। तभी निकिता उसके पास आ जाती है और बोलती है, सॉरी, कल तुम मेरी वजह से परेशान हो गए, लेकिन तुम मुझे मेरे घर भी तो छोड़ सकते थे और बच्चे भी परेशान हो रहे होंगे। आदित्य, मेरा घर वहां से पास था इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया, और डोंट वरी, मैंने तुम्हारे फोन से बच्चों को मैसेज कर दिया था कि तुम ऑफिस में रुकी हो। तभी राधिका जी निकिता के लिए चाय लेकर आ जाती है, क्योंकि पहले निकिता को उनके हाथ की चाय बहुत पसंद थी। निकिता मुस्कुराते हुए उन्हें थैंक्स बोलती है और बातें करने लगती है। तभी वहां पर नील भी आ जाता है और निकिता को देखकर हैरानी से बोलता है, निकिता, आप यहाँ कब आई। आदित्य उसे घूरती हुए, क्या उसे यहाँ आने के लिए तुम्हारी परमिशन लेनी चाहिए। उसकी बात सुनकर नील का मुंह बन जाता है। टी खत्म होने के बाद निकिता उठते हुए बोलती है, कल मेरी मदद करने के लिए थैंक यू मिस्टर मेहरा। अब मैं चलती हूँ। आदित्य, जल्दी से। इतनी जल्दी क्या है, कुछ देर और रुक जाओ। निकिता, नो थैंक्स, मुझे आज कुछ इम्पोर्टेंट काम करने हैं। आदित्य नील को इशारा करता है तो नील बोलता है, चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। निकिता, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नील, प्लीज मिस निकिता। निकिता नील के साथ चली जाती है। ठाकुर विला हुक्कुम और राघव जी किसी काम की वजह से राजस्थान जा रहे हैं।
हुक्म सा अमर, हम 2 दिन के बाद वहां से वापस आएंगे और अगर तब तक आपने निकिता का पता नहीं लगाया तो ये काम हम किसी और को सौंप देंगे। अमर खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है, डोंट वरी ठाकुर सा, हम अपनी होने वाली बीवी को ढूंढ लेंगे। होने वाली बीवी पर वो ज्यादा जोर देता है। हुक्म सा और राघव वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद रेखा जी भी किसी काम से बाहर चली जाती है। रेखा जी के जाने के बाद अमर गुस्से से टेबल पर लात मारता है और चिल्लाते हुए बोलता है, ये बुढ़ा खुद को समझता क्या है जो मुझे ऑर्डर दे रहा है। एक बार इसकी बेटी से शादी कर लूं फिर इसे बताऊंगा। भैरव शह भांजे, धीरे बोल, चल कमरे में चलकर बात करते हैं। अभी हाल में ज्यादा सर्वेंट्स भी नहीं थे। रूम में आकर सीमा उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, अपने गुस्से पर काबू रखना सीखो। हमारे पर ना जो कुछ तुम्हारे हाथ में है वह भी चला जाएगा। और तुमने खाना से बात करे, शायद उसे निकिता के बारे में कुछ पता चला हो। और क्या शेयर होल्डर्स के साथ होने वाली मीटिंग हो गई? भैरव खना फोन ही नहीं उठा रहा है। हमने उसके घर में जो अपने नौकर छोड़े हुए हैं उन्होंने बताया था कि 2 दिन पहले शौर्य गुस्से से खन्ना से मिलने आया था। तब खन्ना ने सभी नौकरों को घर से बाहर निकाल दिया था, इसीलिए उसे भी ज्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन उस दिन के बाद से खन्ना गायब है। अमर, लेकिन परसों ही तो हमने उससे बात की थी। भैरव, कुछ तो गड़बड़ है। अचानक से उसका गायब हो जाना। शौर्य लीडली खन्ना इंडस्ट्रीज का सीईओ बन गया है और सबसे शॉकिंग बात यह भी है कि वो आदित्य की कंपनी के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। भैरव, कल तक तो इनकी दुश्मनी थी, फिर आज ये चमत्कार कैसे हो गया? अब हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अमर, हम आज ही आदित्य की कंपनी के साथ एक डील करने वाले हैं। सीमा, पता नहीं कैसे आदमी पाल रखे हैं तुम लोगों ने जो आज तक उसे नहीं मार पाए। भैरव, बहना वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है और उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है। उसे मारना इतना आसान नहीं है सीमा, लेकिन मुझे उसकी मौत देखनी है। उसकी माँ ने मुझे बहुत जलील किया था। उसकी वजह से ही हम अभी तक उस लड़की को ढूंढ नहीं पाए हैं, क्योंकि वो लड़की उसी के साथ रहती थी। उसकी माँ हमेशा जैस्मीन को बचा लेती थी। माँ मेरी दुश्मन थी और उसका बेटा मेरे बेटे का उस लड़के ने तेरी माशूका को मार दिया था। अमर, अमर जो इतनी देर से उनकी बात सुन रहा था, उनकी आखिरी बात सुनकर वह अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बना लेता है और उसके आंखों के सामने किसी लड़की का चेहरा नजर आने लगता है। अमर, चिंता मत कीजिए माँ, जैसे उसने मेरी प्रिया को तड़पाया था वैसे ही मैं उससे भी मारूंगा। इतना बोलकर वहां से निकल जाता है। उसके आंखों में आज एक अलग ही आग थी। यार, ये प्रिया का क्या चक्कर है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। भैरव, तुमने उसकी दुखती नस पर हाथ रख दिया बहना। सीमा जी मुस्कुराते हुए, कुछ जख्मों का नाशुर बन जाना ही ठीक होता है भाई सा। इसका गुस्सा हमारे लिए अच्छा ही है। चलो आज हम अपनी पुरानी दोस्त से मिलकर आते हैं। भैरव जी शैतानी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिलाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। निकिता का घर। निकिता जब घर पहुंचती है तब तक बच्चे स्कूल जा चुके थे, लेकिन हॉल में रोहित, जिया और निखिल विधि बैठे हुए थे और उनके साथ ही अखिल भी था। निकिता को देखकर विधि और जिया उसे हक कर लेती हैं। निकिता विधि को छेड़ते हुए बोलती है, तेरे चेहरे का ग्लो बता रही हैं कि तूने बहुत एंजॉय किया है। विधि बेशर्मी से, तो हनीमून होता ही है एंजॉय करने के लिए। उसकी बात पर सब उसे घूरने लगते हैं। तभी अखिल बोलता है, निक्कू, तुमने इशिता को मैसेज किया कि तुम ऑफिस में हो, लेकिन डैड ने बताया कि तुम कल ऑफिस गई ही नहीं, तो क्या तुम मेहरा इंडस्ट्रीज गई थी? निकिता, हाँ कल मैं वही थी। अखिल, लेकिन जरूरत क्या है, और कल तो वो घर भी आया था।
निखिल, वाट वो यहाँ क्या कर रहा था और क्या उसने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया? अखिल, वो निकिता को फिर से अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता है, इसलिए आजकल वो अक्सर बच्चों से मिलने स्कूल जाता है। विधि, ये हो क्या रहा है? निक्कू, तू मुझे साफ साफ बताओ। निकिता उन्हें सारी बातें बता देती है। निखिल, निक्कू, तू उस आदित्य को माफ नहीं करेगी। हो सकता है कि इसमें भी उसकी कोई प्लानिंग हो तुझे परेशान करने की। निकिता, रिलैक्स, मैं सब जानती हूँ एंड डोंट वरी, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। तभी उसकी नज़र अखिल पर जाती है, जो थोड़ा परेशान दिख रहा था। निकिता, क्या हुआ अखिल, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? अखिल, मिस्टर एरिक ने हमारे ऑफिस का डाटा चोरी करने की कोशिश की। सब एक साथ? भाट, मिस्टर एरिक निकिता के बिजनेस राइवल और बहुत ही घटिया इंसान हैं। इन्होंने निकिता को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन निकिता ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया था और निकिता की वजह से इनको बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ था, जिस वजह से इन्होंने कई बार उस पर अटैक भी किया था। वो निकिता की रियल आइडेंटिटी जानते हैं, लेकिन बच्चों के बारे में नहीं, क्योंकि निकिता ने बच्चों की सारी इंफॉर्मेशन बहुत सेफ रखी थी। निकिता, क्या फर्क पड़ता है? उन्हें जितनी कोशिश करनी है कर लेने दो। वह कभी अपने मंदसौर में कामयाब नहीं हुआ और ना ही कभी होंगे। निखिल, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो रहा है। हमें उन्हें एक अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। निकिता, आप सबको जो सही लगे आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे आप सबको एक जरूरी बात बतानी है। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। निकिता, ठाकुर केशव प्रताप मुझे ढूंढ रहे हैं। विधि, पर क्यों? अब उन्हें कौन सा काम है? निकिता उन्हें सब कुछ बताती है। रोहित, डोंट वरी निक्कू, अगर इस बार उन्होंने या उस चुड़ैल सीमा ने कुछ करने की कोशिश की तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मुंबई की एक छोटी सी चौल में विपिन अपने चेहरे को मास्क से कवर करके एक घर में इंटर करता है। वह घर बहुत छोटा सा था, लेकिन उसकी एक दीवार पर निकिता की बहुत सारी फोटोज लगी थी और उसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ था। विपिन पीछे से जाकर उसे गले लगा लेता है और उसके सर पर किस करके बोलता है, हमें उनकी कमजोरी मिल गई, अब तुम उसे सबक सिखा सकते हो। उन्होंने तुम्हारी इंसल्ट करी थी, अब तुम भी उन्हें वैसा ही दर्द दे सकते हो। वो लड़का उसे अपनी चमकती आंखों से देखती हुए बोलता है, सच एम जल्दी बताओ, मैं और इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया है, उस दो कौड़ी की लड़की को बर्बाद करना। उसने मेरी इंसल्ट की थी। बहुत घमंड है उसे अपनी काबिलियत पर। विपिन, हाँ, मैं भी नफरत करता हूँ उससे। उसकी वजह से मुझे तुमसे दूर होना पड़ा। भले ही ऑफिस में किसी को हमारे बारे में नहीं पता, लेकिन हमारी पहली मुलाकात और प्यार तो उसी ऑफिस में हुआ था ना, और उसने तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया और तुम्हें हर्ट किया। इतना कहकर उसे किस कर लेता है। दरअसल विपिन गे था, लेकिन कॉलेज में सब उसका मजाक उड़ाते थे और उससे परेशान करते रहते थे, जिस वजह से उसने यह बात कभी किसी को नहीं बताई और हमेशा सबके सामने लड़कियों से फ्लर्ट और उनकी तारीफें करता रहता था। विपिन उस लड़के को दो बच्चियों की फोटो देता है और बोलता है, ये दोनों निकिता की बेटियां हैं। वो लड़का हैरानी से बोलता है, उनकी बेटियां? विपिन, ये बात उन्होंने बहुत सीक्रेट रखी है, लेकिन एक दिन मैंने और उन्हें आशी से बात करते हुए सुन लिया था, इसलिए मैं उनके बारे में जानता हूँ। एक पेपर उस लड़के को देते हुए, ये रही उनकी फोटो और ये स्कूल का एड्रेस। बाकी सब तुम संभाल लेना और अपना ध्यान रखना, क्योंकि अगर निकिता इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन है तो उन्होंने सेफ्टी का इंतजाम भी अच्छे से किया होगा। वो लड़का उसे किस करते हुए, थैंक यू जान, अगर तुम मेरी मदद ना करते तो मैं अपना बदला कैसे ले पाता। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। सनशाइन में रोज की तरह आज भी आदित्य बच्चों से मिलने आया था और ये अब रोज का नियम बन चुका था।
बच्चों को भी उससे मिलना अच्छा लगता था, लेकिन वो ये बात जाहिर नहीं करते थे। आदित्य अपनी कार से टेक लगाए बच्चों का इंतजार कर रहा था। वही स्कूल की फीमेल टीचर्स उसे ही घूर रही थी। ब्लैक सूट में उसकी पर्सनैलिटी कमाल लगती थी। एक टीचर दूसरी से, मिस्टर मेहरा कितने हैंडसम है और रिच भी, काश ये मेरे बॉयफ्रेंड होते तो कितना अच्छा होता। उनकी बात वहां से गुजरती इशिता और इशिका भी सुन लेती है। इशिता मन में, ये सिर्फ मेरी मॉम के है, तुम जैसी चुड़ैल के नहीं। वो उनसे बोलती है, बातें औकात के हिसाब से ही करनी चाहिए मिस। दिन में सपने देखना बंद कराई। वो आदित्य मेहरा है, कोई राह चलता आदमी नहीं जो आपको पसंद करेगा। उसकी पसंद तो यूनिक होगी। उसकी बात सुनकर वो टीचर गुस्से से उसे घूरने लगती है और बाकी टीचर्स उस टीचर पर हंसने लगती है। इशिता और ईशिका आदित्य के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं और अपने हाथ बांधकर उसे घूरने लगती हैं। आदित्य कंफ्यूजन से उन्हें देखने लगता है, क्योंकि आज से पहले वो दोनों कभी अपनी मर्जी से उसके पास नहीं आती थी। आदित्य कंफ्यूजन से उन्हें देखने लगता है क्योंकि आज से पहले वो दोनों कभी अपनी मर्जी से उसके पास नहीं आती थी। आदित्य, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? ईशिका, आप यहाँ हमसे मिलने आए हैं या फिर लड़कियों को इम्प्रेस करने? आदित्य को कुछ समझ नहीं आता और वो बोलता है, आप क्या बात कर रही है प्रिंसेस? इशिता, रहने दे ईशी, साफ दिख रहा है कि ये यहाँ क्यों आए हैं। और इसमें नई बात क्या है? वैसे ही बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही है, इनकी तो कुछ और बन जाएंगी। उसकी बात सुनकर आदित्य अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगता है और फिर एक नज़र स्कूल में चारों ओर घुमाता है, जहां पर काफी सारे फीमेल उसे ही घूर रही थी। वो उससे बोलता है, छोटी शैतान, वह लड़कियां मुझे घूर रही हैं, मैं नहीं। लेकिन फिर भी गलत मैं हुआ, बताओ कैसे? ईशिका उसे घूरते हुए, क्योंकि आप इतने गुड लुकिंग और हॉट बनकर आए हैं। क्या जरूरत है आपको यह सूट पहनकर आने की? आप कैजुअल कपड़ों में भी तो यहाँ आ सकते हैं। क्या जरूरत है इतना सज धज कर आने की? आपको तो शो ऑफ करना है और लड़कियों का अटेंशन पाना है। आदित्य उसे गोद में उठाकर, मैं जहां जाता हूं लोग मुझे खुद अटेंशन देने लगते हैं, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है। फिर चाहे मैं जैसे भी रहूं या फिर कैसे भी कपड़े पहनूं। लेकिन इन सब के बाद भी तुम्हारी माँ मुझ पर ध्यान नहीं देती। इशिता, आप इतने भी अच्छे नहीं हैं कि मम्मा आपको देखे। आपसे अच्छे तो मुझे अखिल अंकल लगते हैं। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि लिटिल डेविल मेरी तारीफ कर रही है। ये आवाज सुनकर इशिता मन ही मन खुद को कोसते हुए बोलती है, किसी और का एग्जाम्पल नहीं दे सकती थी तू ईशु? अब इनकी भी बकवास झेलनी पड़ेगी। अखिल आगे आकर इशिता के गाल खींच लेता है और फिर आदित्य को डोट घूरते हुए बोलता है, आजकल आप यहाँ कुछ ज्यादा ही दिखाई नहीं देते मिस्टर मेहरा। कहीं ऐसा तो नहीं को आपने बिजनेस छोड़कर ड्राइवर का काम पकड़ लिया है? उसकी बात सुनकर आदित्य उसे घूर कर देखने लगता है और फिर बोलता है, अपने बच्चों के लिए एक बाप ड्राइवर भी बन सकता है। लेकिन ये बात तुम कैसे समझोगे? आखिर तुमने जिस भी लड़की से प्यार किया उसने तुम्हें लात मारकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। उसकी बात पर अखिल अपने दांत पीसते हुए उसे घूरने लगता है, लेकिन तभी इशिका बोलती है, नहीं मिस्टर हैंडसम, अखिल अंकल को उनकी गर्लफ्रेंड ने लात नहीं मारी बल्कि थप्पड़ मारा था और एक ने तो इन्हें हॉस्पिटल ही पहुंचा दिया था। उसकी बात सुनकर इशिता और आदित्य हंसने लगते हैं और वही अखिल गुस्से से इशिका को घूरने लगता है। अखिल गुस्से से, अगर बकवास हो गई हो तो चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम्हारी मम्मा से मुझे यहाँ भेजा है तुम्हें लाने के लिए, क्योंकि उन्हें इस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो इशिका को आदित्य की गोद से ले लेता है और अपनी कार में बिठा देता है।
इशिता भी उसके पीछे चली जाती है। आदित्य अपने बालों में हाथ फेरते हुए गुस्से से अखिल को जाता हुए देख रहा था। वो मन में सोचता है, इसकी सजा तुम्हें बहुत जल्द मिलेगी मिस्टर अखिल। यू जस्ट वेट एंड वॉच। वो भी अपनी कार में बैठकर स्टार्ट कर देता है। कुछ ही देर में उसके पास नील की कॉल आती है और वो हड़बड़ी में कुछ बोलता है, जिसे सुनकर आदित्य के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ निकिता, विधि और जिया शॉपिंग पर आई थी। वो तीनों शॉपिंग कर ही रही थी कि तभी निकिता के पास आशी की कॉल आने लगती है। वो उन दोनों की एक्सक्यूज करके साइड में चली जाती है और उससे बातें करने लगाती है। वही सीमा और अहम भी इसी मॉल में आए थे। सीमा की नज़र निकिता पर पड़ती है तो वो शौक हो जाती हैं और अहम से बोलती है, अहम वो देख जिसे हम इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं, वो खुद ही हमारे सामने आ गई हैं। अहम भी निकिता को देखकर खुश हो जाता है और उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन तब तक निकिता कॉल कट करके खुद बाकी सबके पास चली जाती है। वो दोनों भी उसका पीछा करने लगते हैं। वही आदित्य की साइड फोन काटने के बाद वो अपनी गर्दन पर हाथ फिराते हुए बोलता है, शेर की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझने वाले छोटे गीदड़ ये भूल जाते हैं कि जो उनके सामने है वो जंगल का राजा है और उसे हरा पाना उनकी बस की बात नहीं है। वो अपनी कार को एक सुनसान रास्ते पर मोड़ लेता है। तभी उसकी नज़र उसका पीछा कर रही कुछ गाड़ियों पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो अपनी स्पीड और बढ़ा देता है। देखते ही देखते 4 से 5 गाड़ियां उसका पीछा करने लगती है और उनसे झांकते आदमी उसकी कार पर गोलियां भी चलाने लगते हैं। लेकिन आदित्य का चेहरा अभी भी बिल्कुल काम था और वो अपनी कार की स्पीड तेज करके कार को टेढ़ी मेढ़ी चलाने लगता है, जिससे उनका निशाना चूक जाता है। तभी उसके आगे से भी 5 से 6 गाड़ियां तेजी से उसकी तरफ आने लगती हैं। आदित्य अपनी कार की स्पीड स्लो कर देता है और जैसे ही उन आदमियों की कार उसके पास पहुंचती है, वो तुरंत अपनी कार को राइट साइड के कच्चे रास्ते की तरफ टर्न कर लेता है और सामने से आ रही कारों की टक्कर पीछे आ रही कार से हो जाती है। टक्कर तेज होने की वजह से वो चारों कारें पलट जाती है और जिससे वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और वो आदमी वहीं पर मर जाते हैं। ये देखकर आदित्य के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है और वो बोलता है, डोंट मेस विथ मी। बाकी बच्चे आदमी अपनी कार से आदित्य की कार को फॉलो करने लगते हैं और उसकी कार पर गोलियां बरसाने लगते हैं। लेकिन आदित्य की कार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनी बुलेट प्रूफ थी, जिस पर इन छोटी गोलियों का कोई असर नहीं होता था। आज आदित्य अपने साथ बॉडीगार्ड्स नहीं लाया था क्योंकि वो खुद चाहता था कि ये लोग अपने बिल से बाहर निकले ताकि वो इनका शिकार कर सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और उसे कहानी सुनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।